बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अरमिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। एक नए हफ्ते का आगाज है, आज पीर है। उम्मीद के साथ कि आपका दिन अच्छा गुजरे और इस दिन के साथ पूरा हफ्ता अच्छा गुजरे। आपको आपके लिए ढेर सारी बेस्ट विशेस हैं। वेदर इज गेटिंग चेंज, इज गेटिंग बेटर, सो ये अच्छी बात है। और इस दफ़ा की सबसे अच्छी बात ये थी कि इस महीने का बिल थोड़ा सा कम आया है। अच्छा? शायद मौसम की तब्दीली की वजह से नहीं आया आपका? अच्छा, खैर मुझे लगा शायद इस वजह से आप लकी थे जो आपका आई वाज दैट लकी पर्सन जिसका बिल कम आया। खैर जी, उम्मीद है कि अच्छा गुजरे आपका ये वीक, और ये वीकेंड तो अच्छा गुजरा ही होगा। इस्लामाबाद के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं था, इसका तस्करा हम करेंगे, लेकिन फिल वक्त हम कराची की बात करेंगे, क्योंकि कराची में जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं नाकाबिले बर्दाश्त तक बढ़ते जा रहे हैं। और अफसोसनाक तरीन अमर ये है कि किसी किस्म का कोई एक्शन, कोई रिएक्शन, कोई लेजिस्लेशन नहीं हो रही है इंतजामिया की तरफ से। शहरी इस वक्त मुजरिमों के रहमो करम पे हैं। बिल्कुल, नॉर्थ नाज़िमाबाद में पुलिस मुकाबले में जो जाबाहक बच्ची है उसके अहले खाना गम से निढाल हुए हैं। कराची के इलाके में अगर हम बात करें, लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रीट क्राइम की हमने बात की है। पुलिस और मुलजिमान के दरमियान फायरिंग हुई नॉर्थ नाज़िमाबाद के करीब ही, जहाँ पर गोली लगने से 9 माह की बच्ची जाबाहक हो गई और उसकी वालिदा जो हैं वो जख्मी हुई। जबकि जो जख्मी वालिदा है उनका कहना है कि मेरी बेटी को अब्बासी शहीद अस्पताल से बाजू से गोली निकाले बगैर फारिग कर दिया गया, जिसकी वजह से वो अजियत में मुब्तला रही। और दूसरी जानिब हम इंतज़ामिया की पहले बात कर रहे थे। कराची पुलिस चीफ ने दावा किया है कि मुलजिमान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। जल्द कब, ये हमें नहीं पता। ये जो जख्मी वालिदा है, इनका नाम हिना है। इनका कहना है कि बाजू से गोली न निकालने की वजह से जिसमें इन्फेक्शन फैलने का खदशा है, यानी कि एक उनको मुजरिमों ने लूटा, उनकी बेटी को मारा, अब उनको ट्रीट भी नहीं किया जा रहा। दिस इज़ हाउ इट इज़ इन सिंध। और दूसरी जानिब हुकूमत सिंध मुख्तलिफ दावों में मसरूफ़ है। अब IG साहब ये कह तो रहे कि मुजरिम गिरफ्त में होंगे। मुझे नहीं पता कि क्या दिन में 20 वारदातें नहीं होती हैं ऐसी जिसके बाद मुजरिमों को गिरफ्त में होना चाहिए। क्या IG साहब के साथ खुद ये होगा तो तब ऐसा होगा। और ये भी कोई बड़ी मिसाल नहीं है, पुलिस वालों के साथ हो रहा है। पुलिस वाले भी लुट रहे हैं कराची के अंदर। अवाम रहमो करम पे जी मुजरिमों की हुकूमत नजर नहीं आती। बार बार ये कह रहे हैं, बार बार ये बता रहे हैं, और जूं तक नहीं रींग रही कराची पुलिस के कानों पे कि लोगों बेचारों के साथ क्या हो रहा है। इंतहाई अफसोसनाक। ओवरऑल कराची में जो स्ट्रीट क्राइम की शरह है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, और इस हवाले से अनफॉर्चुनेटली इंतजामिया कुछ करने से कासिर नजर आ रही है। अभी भी अब मुख्तलिफ वारदात होते हैं, और लोगों के अंदर जो ये वारदातें करते हैं उनमें इतना भी डर या खौफ खुदा नहीं होता कि अगर उनको वो चीज़ नहीं मिलती तो वो गोली मारने से भी गुरेज नहीं करते। जी बिल्कुल। तो ये कुछ कराची की सूरत हाल है। अब वफाकी दारुल हुकूमत की तरफ आते हैं। एक बड़ा मॉल है वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर, निजी मॉल है, आप जानते हैं, सेंटोरस इसका नाम है। एंड अब तो मशहूर ज़माना है। यहाँ पे कल आग लग गई और लोगों के अंदर बड़ी तशवीश पाई गई। खुशाइन बात यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दूसरी जानिब सबसे बड़े कारोबारी मरकज़ के अंदर जब ये आग लगी तो इससे बहुत ज़्यादा लोगों को तशवीश भी हुई। आज जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है, एक तो आग पे रात को काबू पा लिया गया था, ये एक अच्छी खबर थी। ये आग फूड कोर्ट के अंदर लगी, वजूहात अभी तक मालूम नहीं हुई, और तहकीकात करने के लिए कि इस आग की क्या वजह है, एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। इस मॉल को सील करके एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में एक कमेटी बनी है, और ये आग लगने के हवाले से और यहाँ पे मौजूद जो फायर सेफ्टी इंतजाम है इस हवाले से तहकीकात करेगी। फायर सेफ्टी इंतजाम के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर क्या इंतजाम थे, और ये कमेटी इस बाद में करेगी। वजूहात जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जिसे हम कह रहे हैं, तश्कील दी गई है। और 7 रुकनी कमेटी में बहुत सारे डिफरेंट जो इंडस्ट्रियल एरिया के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर हैं, रावलपिंडी CDA के डायरेक्टर होंगे, जबकि बिल्डिंग कंट्रोल होंगे, इंजीनियरिंग शामिल होगी, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स पे मुश्तरका ये कमेटी बनाई गई, जिससे वजूहात का तयन किया जाएगा, और उसके बाद फिर फर्दर इस हवाले से रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। बिल्कुल जी। अच्छा, चलें आगे बढ़ें। वी हैव अ लॉट टू शेयर। आज प्राइम मिनिस्टर साहब भी सिंध जा रहे हैं, तो उनका दौरा वैसे तो थर्ड कॉल के हवाले से है, लेकिन क्या वो कराची की जो सूरत हाल है, खासतौर पर स्ट्रीट क्राइम्स, इस पर भी CM सिंध से बात करेंगे। अब तो कोलैबोरेशन है, कोलेशन है, इस पर भी आपको आगाह करेंगे। बड़ी खबर की जानिब, और बड़ी खबर में आज कुछ सेहत का तज़किरा करते हैं। बड़ी खबर में जी बात करेंगे सैलाब की तबाहकारियों से होने वाली तबाही की, जिससे करोड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। लोग खुले आसमान तले बेघर, बेसरो सामानी के हालत में रहने पर मजबूर हैं, और जबकि लाखों मुतासरीन पानी से पैदा होने वाली बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों में अब तक तकरीबन
6 लाख अफराद जो जल्दी स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हैं इसका शिकार हुए हैं, जबकि खारिश है जिसमें फंगस है, कई स्किन इन्फेक्शंस हैं वो उनका शिकार हुए हैं। और सैलाब से मुतासर इलाकों में जो माएँ हैं जो प्रेग्नेंट हैं उन बच्चों के अंदर भी और जो पैदा हो रहे हैं और माओं को खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। और पाकिस्तान में आलमी इदारा सेहत के सरबराह डॉक्टर सरबराह है उनका कहना है कि पाकिस्तान के जो सैलाबज़दा इलाके हैं इनमें मलेरिया, खसरा, डायरिया और डेंगू जैसी वबाई अमराज तेज़ी से बढ़ी हैं और पाकिस्तान को आलमी बरादरी की शदीद मदद की भी ज़रूरत है। इस हवाले से कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, चूँकि बिलावल भुट्टो साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पर हैं, कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं पाकिस्तान के लिए। एक तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से वर्ल्ड स्टैंड्स विद पाकिस्तान, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ बयानात से तो कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान की मदद करनी होगी, पाकिस्तान को इस वक्त हेल्प की ज़रूरत है। इसके अलावा हम अभी जैसे कि मुख्तलिफ फिगर्स अमला ने आपके साथ शेयर किए, 27 लाख तकरीबन 2.7 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त मलेरिया का भी शिकार हो सकते हैं और आलमी इदारा सेहत वैसे ही इस पर तशवीश का इजहार कर चुका है। अगर मुतासरा इलाकों में इंतजामात बेहतर नहीं होते तो सूरत हाल ख़राब हो जाएगी और मौसम चूँकि सर्द हो रहा है तो इसमें इमदाद की फौरी ज़रूरत है, खेमों की, खुद को कवर करने की, शेल्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं, साबिक़ मामले ख़ुसूसी बराए सेहत हैं। पिछली हुकूमत में कोविड के हवाले से ख़ास तौर पर जब कोविड का आगाज़ हुआ था तो डॉक्टर साहब उस वक्त भी मामले ख़ुसूसी थे, तो हम इस रेफरेंस से मेनली डॉक्टर साहब को जानते हैं, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट हैं तो उनसे हम ज़रा इस बारे में बात करते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने सुबह हमें ज्वाइन किया। सूरत हाल कुछ खास अच्छी नहीं है अनफॉर्चुनेटली और अब तो खास तवज्जो भी नहीं है, ऐसा लगता है तवज्जो हटती जा रही है। लेकिन मैं अगर हुकूमती सतह पे अब तक की जाने वाली कोशिशों, चाहे वो मकामी सतह पे हैं या बैनुल अक़वामी सतह पे हैं, उसका जिक्र करूँ, आप बीइंग एन हेल्थ एक्सपर्ट, आप मुतमईन हैं इन एफर्ट्स से? जितनी बड़ी कैटास्ट्रोफी हुई है ये एफर्ट्स काफ़ी हैं इसके लिए? जी शुक्रिया बहुत बहुत। जिस तरह आप खुद फरमा रहे थे, यकीनन बहुत बड़ी तबाहकारी हुई है सैलाब की वजह से, इसकी तारीख में कोई नज़ीर नहीं मिलती। यकीनन ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है कि वो अकेले तमाम जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कर सके। हेल्थ के हवाले से अगर हम देखें तो जो मेरी चंद एक मुशाहिदात हैं और जो पिछले कोविड का जिसका आपने जिक्र किया उसके तजर्बे को भी सामने रखते हुए मेरा ख्याल है कि सैलाब के दौरान गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल ये होता है कि वो कोऑर्डिनेट करे, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो इमदाद करना चाहते हैं, इमदाद दे रहे होते हैं, और सूबाई और वफाकी सतह पे भी बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। मुझे कोऑर्डिनेशन का फुकदान लग रहा है। मैं खुद सैलाब ज़दा इलाकों में गया हूँ, अखर, जैकबाबाद, शिकारपुर, इन तमाम ज़िलों में मैं गया हूँ, तो गवर्नमेंट का फुटप्रिंट जो है वो कहीं बहुत ज़्यादा नुमाया नहीं है। इसके बरक्स बहुत सारे इदारे हैं जो कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बहुत काम कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमती सतह पे इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाए। दूसरी बहुत अहम चीज़ ये होती है, गवर्नमेंट का रोल ये होता है कि वो गाइडलाइंस जारी करती है ताकि स्टैंडर्डाइज हो सकें चीज़ें। आप अभी बहुत सारी बीमारियों का जिक्र कर रहे थे, फॉर एग्जांपल बच्चों के अंदर डायरिया हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है, तो इसका स्टैंडर्डाइज तरीका क्या होगा, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्या होंगी कि इनको कैसे डील किया जाए, प्रेग्नेंट खवातीन जो हैं उनकी देखभाल कैसे की जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। बहुत बड़ी तादाद में लोग मुतासर हैं और सेहत की जो सहूलतें हैं वो बिल्कुल नापैद हैं, क्योंकि बहुत सारे जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो भी तबाह हो गई हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने भी खुद भी मेंशन किया कि हमें कोऑर्डिनेशन का फुकदान तो नज़र आ रहा है। आलमी इदारा सेहत हवाले से हमें खबरदार कर चुका है कि खुदा न खास्ता अगर इन चीज़ों पे अभी से कंट्रोल ना किया गया तो ये फ्यूचर में बहुत तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाएंगे और उस पर भी हमें फोकस करने की जरूरत है। आपने कहा कि मैकेनिज्म या प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी हमें प्लान करना होगी कि हमने स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को किस तरह से करना है। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस वक्त? आपको क्या लगता है कि जिस पे फौरी तौर पे स्टेट लेवल पे काबू पाने की ज़रूरत है ताकि बहुत सारे इलाकों में जहाँ पे फुटप्रिंट नहीं है हुकूमत का, वहाँ पे उनकी रसाई हो और बेहतर अंदाज में इस सिचुएशन को टैकल किया जा सके? जी मैंने जिस तरह अर्ज किया ये भी उसी बात से मुंसलिक है कि जब कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी बिटवीन वफाकी और सूबाई महकमे हैं जो सेहत के,
और फिर उन महकमों और तमाम दूसरे इदारों को के दरमियान अगर कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी तो ज़्यादा बेहतर तरीके से इन चैलेंजेस को सामना किया जा सकेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं डॉक्टर टेड्रोस, उन्होंने कहा है कि पब्लिक हेल्थ डिजास्टर आने वाली है पाकिस्तान के अंदर। ये बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्डिंग है। इमरजेंसी की ग्रेडिंग होती है। WHO ने पाकिस्तान में फ्लड की इमरजेंसी ग्रेडिंग 3 नंबर पे की है, यानी तीसरे दर्जे पे की है। ये हाईएस्ट लेवल होता है। ये वो उतना ही तकरीबन है सीरियस जितना कि कोविड की इमरजेंसी के हवाले से। अच्छा, इसका मतलब ये होता है WHO के अंदर, इसका मतलब ये होता है कि WHO का हेडक्वार्टर, WHO का रीजनल ऑफिस और WHO का मुल्की सतह पे जो दफातर हैं, ये तमाम इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके अंदर। आने वाले दिनों में अब देखें सर्दियां भी शुरू होने वाली हैं, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आने वाले वक्त में जो बहुत बड़े जो प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं वो यही वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं। इनकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए, कॉलरा की वैक्सीनेशन होनी चाहिए, बच्चों के अंदर टाइफाइड की वैक्सीनेशन होनी चाहिए। WHO किसी हद तक इस चैलेंज को मीट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये वो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि जो दरअसल हुकूमती जिम्मेदारी होती है। अगर कोई बहुत बड़ा चैरिटी का इदारा काम कर भी रहा है तो वो मरीज देख रहा है, वो घरों के अंदर जाके लोगों को ढूंढ के वैक्सीन नहीं लगाएगा, इसलिए कि उनके पास वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं होती। ठीक है। वैक्सीन जो है वो गवर्नमेंट के पास होती है। राइट डॉक्टर साहब, इसमें फिर कलीदी सवाल ये है कि जब WHO भी स्टेटमेंट जारी कर रहा है, इससे पहले यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस भी आ चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। रिसेंटली जर्मन जो फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी किया। पूरी दुनिया ही इस वक्त इसके ऊपर तो पाकिस्तान के साथ मुत्तफिक है और कह रही है कि ये सबसे बड़ा तारीख का सैलाब भी है, पाकिस्तान की मदद भी होनी चाहिए, लेकिन उस तरीके से कोई मैकेनिज्म फिर इन बड़े इदारों की तरफ से भी हमें नजर नहीं आता, ना तो माली इमदाद की सूरत में, ना ऑन ग्राउंड रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन की सूरत में। क्या आप इस बात से मुतमईन हैं जो बात मैं कर रहा हूँ, मुत्तफिक हैं? और दूसरी बात कि अगर ऐसा ही है तो फिर क्या कहीं हुकूमत पाकिस्तान की कमजोरी है कि इन इदारों को उस तरीके से मोबिलाइज नहीं कर पा रही, या इदारे महज बयानात तक खुद ही महदूद हो गए? देखिए, इस सवाल के कई हवाले से जवाब दिए जा सकते हैं। पहली बात यह है कि आलमी सतह पे मैं ये समझता हूँ कि अब कुछ मोमेंटम पैदा हो गया है। जब $861 मिलियन की अपील लॉन्च की है यूनाइटेड नेशंस ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर, ये एक खुशाइन बात है। लेकिन आप जब नुकसानात की तरफ देखते हैं तो वो $33 बिलियन के नुकसानात का तखमीना है। तो कोई भी मतलब कितनी मदद आपकी कर सकता है। लिहाजा इसमें जहां बाहर की इमदाद की तरफ भी देखने की जरूरत है और लोगों को स्केल अप करने की जरूरत है अपनी मदद की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी और बहुत सारे दूसरे जो हमारे बरादर ममालिक हैं उनको भी। लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी रीबजट करने की जरूरत है अपने वसाइल को, और उनको रीडायरेक्ट करने की जरूरत है टू डील विद दिस इमरजेंसी। ये मतलब मैं कोई इसमें तनकीद नहीं कर रहा, ये एक बहुत बड़ा। और दूसरे ये भी एक वजह है जी कि एक फटीग भी इस वक्त इंटरनेशनली डोनर कम्युनिटी के अंदर एक फटीग भी है, क्योंकि कोविड का 2-3 साल जो है वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज की इमदाद करते रहे हैं, जो हाई इनकम कंट्रीज हैं या जो इंटरनेशनल अदारे हैं। तो एक बहुत ज्यादा इस वक्त ये फटीग भी है सिस्टम इंटरनेशनल का। लेकिन इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपनी एफर्ट को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रीडबल करने की जरूरत है। और मैं ये समझता हूँ, मुझे कहने दीजिए कि जब तक हमारे यहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, जब तक तमाम सियासी पार्टीज एक नुक्ते पे इस वक्त मुत्तफिक नहीं होंगी कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा क्राइसिस है इस वक्त, और हमें अपनी सियासत को थोड़ी देर के लिए भूल के we need to join our heads and hands to help people। अभी तक तो वैसे डॉक्टर साहब ये नहीं हुआ और ना ही होता नजर आ रहा है, क्योंकि एक जानिब जितना शदीद ये सैलाब है, दूसरी जानिब उतनी ही शदीद सियासी पेचीदगियां हैं, और ऐसा लगता है कि ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। हालांकि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि तमाम सियासी लीडरशिप को एक कम से कम इस मौजू के ऊपर मुत्तफिक होकर इस पर फोकस करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। आगे आने वाले हालात डॉक्टर साहब आप क्या देख रहे हैं? आपके सामने हुकूमत के वसाइल भी हैं, हमारी
सैलाब की वजह से गिरती जीडीपी भी है और उसके अलावा वर्ल्ड रिसेशन जो इस वक्त सारी दुनिया के अंदर मौजूद है, उसके असरात भी पाकिस्तान के ऊपर है। आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए सूरत हाल? देखिए जी, पाकिस्तान में लोग अपनी मदद आपके तहत और जो चैरिटी है वो बहुत ज़्यादा आ रही है और मज़ीद आ सकती है, बशर्ते कि उसको एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन जो है उसकी बेहतर हो। ये मैं बिलअमूम बात कर रहा हूँ, लेकिन सेहत के मामले में ख़ास तौर पे हमें पेशबंदी करनी चाहिए उन एपिडेमिक्स की कि जो बिल्कुल हमारे सर पे खड़े हैं। कॉलरा अगर फैल गया ठीक है, उससे बहुत ज्यादा हम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम सर। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। आपसे बातें रहेंगे। डॉक्टर जफर मिर्जा इस वक्त हमारे साथ थे और सैलाबी इलाकों की सूरत हाल के बारे में बता रहे हैं। वैसे तो सुबह सुबह हमने कुछ इतनी अच्छी खबर शेयर नहीं की, लेकिन स्टिल हम मेक श्योर करते हैं कि ब्रेक पर जाने से पहले आपको एक अच्छी खबर देते हैं। जी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के द्वारा पाकिस्तान का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। न्यूजीलैंड आज जो टीम है वो 2 टेस्ट मैचेस, 8 वनडे और 5 T20 मैचेस के लिए 2 मराहिल में पाकिस्तान आएगी। पहला मरहला 27 दिसंबर से 15 जनवरी तक होगा, जिसमें 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात है कि अब वो ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल तो हो गया, लेकिन अब मुख्तलिफ टीम्स आना शुरू हो गई हैं। आई होप कि कंप्लीट टीम आएगी और पाकिस्तानी रज के न्यूजीलैंड को देख पाएंगे। द सेम न्यूजीलैंड जिन्होंने मैच से कुछ अर्सा पहले, कुछ देर पहले, घंटों पहले दौरा कैंसिल किया था और चले गए थे। अब कॉम्पनसेशन ये है कि वनडे, टेस्ट एंड T20 सब कुछ देखने को मिलेगा। आई होप कि डिफरेंट वेन्यूज पे मिलेगा। अब पीसीबी को डिसाइड करना है कि मैचेस कहां होते हैं। बहरहाल जी, स्केड्यूल जारी हो गया है। मजीद इस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बारी हमारे सेगमेंट फ्लैग्स की, जिसमें इंडोनेशियन सफारत खाने में सैलाब मुतासरीन के लिए फंड रेजिंग की तकरीब हुई, जिसका अहवाल बता रही हैं सना हुमायूं। हेलो और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लैग्स। और आज मैं मौजूद हूँ इंडोनेशियन एम्बेसी में, जहाँ पर इंडोनेशियन एम्बेसडर की जानिब से मनाया जा रहा है इंडोनेशियन कुलिनरी कुकिंग, जहाँ पर बाली से जो है वो स्पेशल शेफ़ मंगवाए गए हैं और जो आज हमें लाइव कुकिंग करके दिखाएंगे। तो आपने रहना है मेरे साथ ये जानने के लिए कि इस इवेंट में क्या क्या होने वाला है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एग्जीक्यूटिव शेफ नुसा दुआ के साथ, जो कि बाली से आए हैं, फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। एंड लेट मी वेलकम यू इन पाकिस्तान फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यू स्टील द शो। Well, first of all, thank you for having me in Islamabad, in Pakistan. बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत शहर है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मैं एक शेफ हूँ और यहाँ पाकिस्तानी तलबा के साथ अपना नॉलेज शेयर करने आया हूँ। And with the ambassador guest is here. Okay, so what were you making it? Because I have heard about that Sateh's top 8 famous food street. So tell me about the whole story. Where have this come from? How have you started? All right. So the first thing, basically, when I come here, we don't have menu because I don't want to make menu and then people. जब मैं यहाँ आया मेरे पास कोई मेन्यू नहीं था। मैं इतवार को यहाँ आया, थोड़ी देर आराम किया और फिर उठकर शाम के टाइम इतवार बाजार चला गया। वहाँ मैंने देखा कि जो मसाला जात आप लोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं वो सब इंडोनेशिया में भी हम इस्तेमाल करते हैं। मुझे ये मुमासलत देखकर बहुत हैरानी हुई। फिर मैंने अपने जहन में एक मेन्यू डिसाइड कर लिया। यहाँ मैंने बीफ सूप बनाया है। इस सूप में ज़्यादातर मसाले पाकिस्तान के इस्तेमाल हुए हैं। बस 2-4 चीज़ें मैंने इंडोनेशिया की डाली हैं। ये तमाम मसाला जात आपको यहाँ भी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मसालों से खाने का जायका नहीं बनता। खाने का असल जायका तो तब बनता है जब आप अपने शौक से खाना बनाते हैं। As long as we enjoy the cooking, everything will be fine because you guys already used that spices.
Because I can see Indonesia and Pakistan have a lot commonalities in food, and we share same cultures as well. But in food, as we see, we have samosas and you have something other in with a different name. We have pakoda and you have something else with other name. So we share same food. So why did you choose this satay first of all, and what commonalities or what are the commonalities between food in Pakistan and Right. 2 days ago, I went to the street market. 2 दिन पहले मैं यहाँ किसी लोकल मार्केट में गया था। वहाँ मैंने देखा कि ज्यादातर लोग कबाब बेच रहे थे। मुझे कबाब देखकर इंडोनेशिया के साते याद आ गए। वहीं मैंने फैसला किया क्यों ना साते बनाया जाए। साते बिल्कुल ऐसे ही बनाया जाता है जैसे आप लोग कबाब बनाते हैं, बस मैं मसाला ज्यादा डालता हूँ। हम लोग स्वीट सोया का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, आप लोगों के यहाँ इसका इस्तेमाल नहीं होता। हम लोग साते में मसालों के साथ साथ हल्का सा मीठा भी ऐड करते हैं, इससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। आप जब ये साते खाएंगे तो मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। इस साते को हम 1 रात पहले मैरिनेट करके रख देते हैं, इसके बाद इसे ग्रिल किया जाता है। And then we just add salsa on the top, and then it's done. And I was seeing that every woman was taking so much interest because it's so easy to cook, and as these all ingredients are already available in Pakistan here, so I hope so. I'm taking your recipe along with me, and I'm going to try it. Please let me know if you have difficulty. जी बिल्कुल, आपको कोई भी मुश्किल आए तो मुझसे राब्ता कर लीजिएगा। It's very easy, right? We are online, everyone. So please share your knowledge, and then I'm looking forward to see your cooking. Okay, fantastic. I hope you have a wonderful stay as long as you're in Pakistan, and enjoy your stay here. Thank you very much for your nice hospitality, and thank you to everyone who support me in this occasion. और अभी मैं मौजूद हूँ a very beautiful guest who attended this event. और हिरा, कैसा लगा आज का इवेंट आपको? आज का इवेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत मज़े के खाने बने हुए हैं आज यहाँ पे। हिरा, क्योंकि इंडोनेशिया और पाकिस्तानी फूड में काफ़ी सिमिलैरिटी है, हमारे स्पाइसेस एक जैसे हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी रेसिपी भी डिफरेंट सेम होती है, तो कभी इंडोनेशियन फूड ट्राई किया है, कैसा लगा? बिल्कुल, आई थिंक इंडोनेशियन एम्बेसी की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि वो इंडोनेशियन हलाल फूड जो है हमारे कंट्री पाकिस्तान में जो है प्रमोट कर रहे हैं, जिससे हमें ये रियलाइज़ हो रहा है कि इंडोनेशिया और पाकिस्तानी खाने कितने ज़्यादा मिलते हैं। जिस तरह के आज के मेन्यू में जो है इनका बना हुए साते, जिसको हम पाकिस्तान में बोलते हैं टिक्का बोटी। सो इट्स वेरी अमेजिंग एंड यू गेट सो इंटरेस्टिंग टू टेस्ट दिस। And I think it's a very great initiative by Indonesian Embassy, because Indonesian Embassy is bridging between cultural gaps हमारे remove हो रहे हैं, like they have previous events as well जो कि हमें culturally bridge out किया है, and this food as well. So how have you enjoyed this whole event? आई एम एन्जॉइंग इट अ लॉट। बिसाइड्स दैट ये जो है फूड के अलावा जो है इट कैन हेल्प इन प्रमोटिंग बिजनेस कॉपरेशन एज वेल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे स्पाइसेस हैं जो कि इंडोनेशिया में और यहाँ पे मौजूद नहीं है। Right now I am with Indonesian Ambassador, His Excellency Adam Togio, and Your Excellency, I must say this, you always bring the best ideas bridging between both countries, the cultural ties. Food is the most tempting thing that we can think of, and you just did a marvel. It is fantastic. Thank you. Well, thank you very much. I must certainly the credit goes to my teams. बहुत शुक्रिया, ये सारी मेहनत मेरी टीम की है। हमारे सिफारत खाने की टीम ने बहुत मेहनत की ये तकरीब सजाने में। ये तकरीब सहाफ़ी और सिफारती बरादरी और दोस्तों के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं थी। इस तकरीब का मकसद पाकिस्तान में इंडोनेशिया के जायकों को मुतारिफ करवाना है। Spices from Indonesia to Pakistani audience.
As we all know, we share a lot of similarities in food. We share similar spices, except few ones that we take from Indonesia. And Indonesia has taken over the spice market in the world, and definitely. So how are you planning to bring all those such things to the world and to Pakistan? Yeah. Well, the Indonesian governments have a program. We call it the Indonesian Spice of the World. इंडोनेशियन स्पाइस ऑफ द वर्ल्ड के नाम से इंडोनेशियन हुकूमत का एक प्रोग्राम चल रहा है। इस प्रोग्राम के 3 मकासद हैं। एक, इंडोनेशिया के जायके दुनिया में मुतारिफ करवाना, इनसे अपनी तिजारत बढ़ाना और अपने मसालों को दुनिया भर की मार्केट में एक्सपोर्ट करना। पाकिस्तान की मार्केट इंडोनेशिया के लिए बहुत अहमियत रखती है। पाकिस्तान में हर खाने में गरम मसाला इस्तेमाल किया जाता है। अगर सिर्फ गरम मसाले की बात करें तो आप लोग गरम मसाले के अंदर ही 10-15 मुख्तलिफ किस्म के मसाले डालते हैं। ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में मसाला जात की मार्केट में कितनी डिमांड है। अब अगर खाने की बात करें तो जैसा आपने भी कहा कि दोनों मुल्कों के खानों में बहुत मुमासलत है। पकोड़े, समोसे, कबाब दोनों मुल्कों में खाए जाते हैं। अगर हम इंडोनेशिया के खाने यहाँ आम करें तो इस रुझान में मजीद इजाफा होगा। पाकिस्तान में एक ऐसा रेस्टोरेंट होना चाहिए जो सिर्फ इंडोनेशियन खाने यहाँ के लोगों को खिलाए। कुछ एशियन रेस्टोरेंट्स यहाँ पर इंडोनेशिया की कुछ डिशेस बना भी रहे हैं जो लोगों को बहुत पसंद हैं। As we can see, these kind of initiatives definitely help bridging the culture, but definitely help to increase our trading as well. So what would you do? Yeah, I think next time, I think this is only one step. ये तो सिर्फ पहला कदम है। इसके बाद हम लोग कुछ कारोबारी सरगर्मियां भी करवाने जा रहे हैं। इस किस्म के इवेंट्स हम पहले भी कर ही रहे हैं, लेकिन अब इनमें हम इजाफा करने जा रहे हैं। हम बहुत जल्द ताजिरों के माबेन एक ऑनलाइन मीटिंग भी होस्ट करने जा रहे हैं। फिर अक्टूबर के बीच में इंडोनेशिया में एक ट्रेड एक्सपो भी होने जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि हमारे पाकिस्तानी दोस्त ताजिर भी इस तकरीब में हमें ज्वाइन करेंगे। ये तकरीब जकार्ता में होने जा रही है। तिजारत को अब हम लोग पूरी लगन के साथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आपने सकाफती सरगर्मियों का जिक्र भी किया। ये तकरीब सकाफत को ही प्रोमोट करने की एक काविश है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो हालिया सैलाब से तबाही हुई, इसके लिए फंड रेजिंग भी हमने इस तकरीब में की है ताकि यहाँ के लोगों की मदद की जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस ज़मन में अब तक 1.2 मिलियन रुपए डोनेट किए हैं, जिन्हें रेड क्रिसेंट सोसाइटी के जरिए मुतासरीन तक पहुँचाया जा रहा है। अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद करने के लिए इंडोनेशिया की हुकूमत हर मुमकिना कोशिश कर रही है। It will complement the humanitarian assistance that will be provided by the government of Indonesia early next week. Because it's a very dire situation in Pakistan, as we all know, and I really appreciate your effort that with these kind of events that help people to connect together, and at the same time you're serving the cause as well. So this is an amazing initiative, I must say, but it's not going to stop here. It's a very long process of rehabilitation and all that. So I appreciate if Indonesia and Indonesian people will stand together with that. Sure. Yeah, this is something that I think we already have a commitment. जी बिल्कुल, हम पूरी कमिटमेंट के साथ हुकूमत की मदद कर रहे हैं। इंडोनेशिया पर भी सुनामी और दीगर आफात की सूरत में ऐसा वक्त गुजरा है। हम समझ सकते हैं कि ये वक्त कितना मुश्किल होता है। हमें ये भी पता है कि बैनुल अक़वामी ताउन के बगैर इन आफात से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंडोनेशिया की हुकूमत इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानियों के साथ खड़ी है। जितना मुमकिन हो सका हम पाकिस्तानी हुकूमत और यहाँ के लोगों की मदद करेंगे। Pakistani peoples, Pakistani government, and we also want to give assistance to Pakistanis in every aspect that we would be able to help. Fantastic. Your Excellency, I must tell you, your initiatives always bridge between the cultures and in all aspects. So thank you very much for bringing such humanity to all of us and for bringing the Indonesia to Pakistan. Thank you so very much for joining. मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ। आपका ये प्रोग्राम सिफारती बरादरी को जोड़े रखने के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। And I have enjoy your lunch. Thank you, and enjoy your lunch.
और इस वक्त मैं मौजूद हूँ आयरीना के साथ, who's a spouse of Czech Republic. Irina, it's really good to see you after a long time. Thank you. बहुत शुक्रिया। मैं लंबी छुट्टियों पर गई हुई थी, मैं कुछ दिन पहले ही वापस आई हूँ। So I hope your holidays went really well. I had a great time, but it's good to be back. Oh yes, and I was watching you while the chef was cooking. You were seeing really excited to see what is the final product. So how have you find this whole event? Well, I loved it very much because I like cooking. I like good food. मुझे तो ये तकरीब बहुत अच्छी लगी। मुझे खाना खाना और पकाना दोनों ही बहुत पसंद है। और वैसे भी इंडोनेशिया मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि हमने 4 साल इंडोनेशिया में गुजारे हैं। मैंने बेशुमार इंडोनेशियन खाने खाए हैं। मुझे ये तकरीब बहुत अच्छी लगी है। I loved it. बहुत खूबसूरत इवेंट एंड स्पेशली इंडोनेशियन लंच बहुत मज़ेदार रहा और उसके साथ साथ जो लोगों ने खुलकर जो है वो अतियात दिए हैं। आई एम रियली टच्ड। अब तक के लिए फ्लैग्स में इतना ही। अगले हफ्ते होगी फिर से आपसे मुलाकात। अपना रखिए ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू स्पेशल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आज हमने फ्राइडेज को भी बात की थी कुछ मेंटल हेल्थ डे के हवाले से। तो ओबियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जहनी सेहत के बारे में या दिमागी सेहत के बारे में आगाही बहुत ज़रूरी है। उसी का आज आलमी दिन है और इसका मकसद भी यही है कि इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए। एक मोहतात अंदाज़ा ये कहता है कि दुनिया भर में 45 करोड़ से ज़ायद अफराद किसी न किसी दिमागी आर्जे में बड़े या छोटे मुब्तला ज़रूर हैं। पाकिस्तान में 5 करोड़ अफराद ऐसे हैं जो कि ज़हनी मुख्तलिफ अमराज का शिकार है और दुनिया भर में जो ज़हनी अमराज हैं ये कहा जाए सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मर्ज़ इसमें डिप्रेशन है और इसके अलावा एंग्जाइटी है। हम देखते हैं कि हर कोई इसका शिकार है। इस एज ग्रुप से मुबर्रा लोग इसका शिकार हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है इसका शिकार अफराद कौन सा योगा करें जिससे वो डिप्रेशन से निजात हासिल कर सकते हैं एंड हाउ योगा कैन हेल्प इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन के लोग इसमें बेहतरी ला सकते हैं। बिल्कुल इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ महरवश मौजूद हैं, सर्टिफाइड योगा ट्रेनर है, उनसे हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच महरवश, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ का ऑब्वियसली योगा से बड़ा इंपॉर्टेंट ताल्लुक है। हम चाहेंगे कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है और उसके साथ साथ हम योगा को किस तरह से इससे लिंक कर सकते हैं। Assalamualaikum. Thank you so much for having me. So first of all, relating everything to stress and yoga, I feel like I'm not a guru और मेरी लाइफ में भी बहुत stresses होते हैं, but in my most stress-free situations, मैंने अपने आप को हमेशा I found myself in my yoga practices. So I was actually doing a research last night और मैं यही difference ही देखी थी कि stress का opposite basically क्या होता है, relax करना। So कोई भी situation या कोई भी चीज़ जो आपको relax करती है वो आपके स्ट्रेस को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकती है। नॉट इफ पूरा कंप्लीटली भी नहीं कर रही तो इसको कंट्रोल कर सकती है। तो हाउ योगा हेल्प्स इज बिकॉज इट्स अ वेरी रिलैक्स प्रैक्टिस। और अक्सर लोग समझते हैं कि योगा में सिर्फ रिलैक्स करने से। आई हैड अ क्लाइंट रिसेंटली और उसने कहा मुझे लगा योगा बहुत ज़्यादा काम होता है बट आई वाज स्वेटिंग इन द प्रैक्टिस। लेकिन होता क्या है कि आप स्लोली अपने पॉस्चर्स कर रहे होते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट योगा प्रैक्टिस से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आता है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। So we start from breathing exercises and taking it very slow, connecting to yourself slowly and then going on. और हमारी प्रैक्टिस भी वैसे ही एंड होती है। तो जब आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए लेते हैं ना, मे बी इट्स 5 minutes. So for my example, 5 minutes पहले I was stressing out कि I'm going to be late for this session और फिर I just took a breather। मैंने कहा आपके पास अगर कोई शख्स आए, आपकी कोई क्लाइंट हो और वो आपको बताएं कि मैं शदीद डिप्रेशन में हूँ, एंग्जाइटी का शिकार हूँ, मुझे नींद नहीं आती, यू नो आई कीप ऑन थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, जो हम यूथ का बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे यंगस्टर्स का बहुत मसला है, तो उनको सबसे पहले आप क्या तजवीज़ करती हैं? आई मीन डेली लाइफ की क्या प्रैक्टिस आप तजवीज़ करती हैं? क्योंकि योगा इज़ एन एक्टिविटी फॉर लाइक मे बी 50 minutes एन आवर 2, लेकिन इसके अलावा एक लाइफ स्टाइल है जो कि मुकम्मल आई बिलीव आप लोग गाइड करते हैं और उसके तहत अगर आप चलें तो सबसे पहले आप एक्सपर्ट एडवाइस क्या देती हैं कि यहाँ से स्टार्ट करें? राइट, तो मेरे पास अक्सर क्लाइंट्स आते हैं जिनका डिप्रेशन और एंग्जाइटी मसला होता है। सो अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो मैं लोगों को बोलती हूँ आप घर बैठ के भी क्या करो। सो व्हेन यू वेक अप इंस्टेड ऑफ गेटिंग ऑन योर फोन, तो थोड़े से भी 5 minutes अपने आप को देकर एंड मेडिटेट एंड हैव अ जर्नल जिसमें आप लिखो आज आप कैसा फील कर रहे हो, एंड ऑफ द डे पे आप लिखो कैसा फील कर रहे हो।
और कोई क्विक फिक्स नहीं होता है इन प्रॉब्लम्स का। तो आप ये नहीं सोच सकते आज शुरू किए हफ्ते में खत्म हो जाएगा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होती हैं, लेकिन आप इस तरह की आप कर रहे हो तो ये ब्रीदिंग साथ आप योगा प्रैक्टिस करके और वर्कआउट कर रहे हो, आपकी बॉडी टायर्ड हो रही है, इट्स रिलीजिंग हार्मोन्स व्हिच आर एक्चुअली नॉट गुड फॉर यू, नीड टू, और आपके सिस्टम से बाहर होनी चाहिए। तो कोई भी इस तरह की चीजें अपना बिल्कुल लाइफस्टाइल, अपनी रूटीन को थोड़ा सा चेंज करना। और मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत लगता है कि मेन सी चीज है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होंगी, लेकिन अगेन ब्रीद, आप हाउ यू ब्रीद, क्योंकि ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है कि आपके टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं, ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हो। सो लाइक वाइज जब आप माइंडफुल होकर कुछ सोच के ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो, दैट मींस आपके स्ट्रेसेस भी रिलीज हो रहे हैं। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। और बाकी अपनी प्रैक्टिसेस स्लो करना, वर्कआउट अच्छा एंड नॉट टू क्विकली फास्ट। बताओ कि व्हाट्स द राइट टाइम, कि हम किस टाइम पे योगा जो है, अगर कुछ लोग ऑब्वियसली अपनी रूटीन के पैटर्न्स में कहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, किस टाइम पे कि योगा प्रैक्टिस किया जाए? इसका एक पर्टिकुलर आंसर नहीं है। आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, आज मेरी रूटीन खराब है, लेकिन मेरे लिए स्टार्टिंग माई डे ऑफ ऑन अ गुड नोट मेरे लिए वो मैटर करता है। लेकिन मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो ऑफिस के बाद इतने स्ट्रेस में होते हैं, तो उस टाइम पे रिलीज करना, तो अराउंड 6-7 PM इज अ गुड टाइम। राइट मेहरबश, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर एक्सपर्ट एडवाइस। कुछ लोग जो देख रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही सेट, अगर आप ब्रीद इन ब्रीद आउट और डीप ब्रीदिंग करते हैं, रिलैक्स रखते हैं, ओवर थिंकिंग नहीं करते, नहीं करनी चाहिए, उससे मसला हल ही नहीं होता, तो बेहतर रहेंगे। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। एक तो ये कि लोगों से बात ज़रूर करें, कुछ भी अगर आपके जहन में चल रहा है, इससे भी काफ़ी मसला हल होता है, और नेचर के करीब रहें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। चित्राल दास्तान जारी है, और ये दास्तान कहां तक पहुंची है, देखते हैं सेगमेंट निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में जो गुफ्तगू हो रही है वो तार साहब के साथ उनकी किताब चित्राल दास्तान पर हो रही है, जो कि 80 की दहाई के आखिर में लिखी गई। और आज के इस तनाजुर में हम देखते हैं तो वो बड़ी मुनफरिद किताब है। हमें मालूम होता है कि 80 की दहाई के आखिर में गेज़र वैली क्या थी। गो कि ये किताब चित्राल दास्तान है, लेकिन जो सफ़र इख्तियार किया गया वो गिलगित से किया गया, तो इसमें गेज़र वैली का भी उसमें यासीन है, फंडर है, बहुत ही तफसीली जिक्र मिलता है, शंदूर का बहुत कमाल जिक्र मिलता है, इसी तरह फिर चित्राल जो है उसका मुफस्सल जिक्र है। तो उनका जो अदब है, उनकी जो सकाफ़त है, तमाम ये जो मामलात हैं, इस पे बहुत ही कमाल डिटेल में तार साहब ने लिखा है, स्पेशली कलाश जो है उसके हवाले से। तो चित्राल दास्तान जो है उस पर जो गुफ्तगू है उसका सिलसिला शुरू करते हैं। तार साहब ये बताइए कि जो स्टेज लाइटिंग का आपने जिक्र किया है, और आपने बारहा जिक्र किया है, और जितना मैंने कलाश देखा है नाजरीन, जब आप तार साहब का सफ़रनामा ये पढ़ते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं कि क्या कमाल ऑब्जर्वेशन है। ये जो तार साहब ने इसको एक स्टेज का कहा है कि ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वहाँ पे एक स्टेज है, किसी ड्रामा या किसी फिल्म का सेट लगा हुआ है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली आपको वहाँ पे फील होता है। और मज़ीद ये कि जो लाइटिंग है वो बड़ी परफेक्ट है, वो इतनी परफेक्ट है, और जिसकी वजह से तार साहब भी मजबूर हो गए कि उन्होंने अपने सफ़रनामा में कई जगहों पे ये बात कही है कि स्टेज लाइटिंग जो थी वो बहुत परफेक्ट थी, और ये 3-4 दफ़ा उन्होंने कहा है। तार साहब ऐसा ही है? उसमें जब हम गए हैं ना जी, पिछला पैर था और वो घने दरख्त वगैरह थे, इधर वो सारा था नदी थी, तो वो सूरज ढल तो नहीं रहा था लेकिन ढलने के करीब था। तो वो दरख्तों में जो छिन छिन के लाइट आ रही थी, जो नदी की तरफ से आ रही थी, या वो डायरेक्ट चीज़ों पे पड़ रही थी, तो उसमें जो हरकत कर रहे थे वो किरदार, वो एक सोरियलिस्टिक एक पिक्चर जो होती है, जो अनरियल कभी लगती है। तो इसलिए मुझे वो लाइटिंग, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक मीडिया से रहा है, सारी उम्र मतलब ड्रामा किया या कोई प्रोग्राम प्रेजेंट किए, तो हमें पता है कि लाइट कहाँ से लेनी है जी। तो मुराद है कि मुझे पता है कि यहाँ से आएगी तो यहाँ आएगी, और यहाँ से इधर से वगैरह वगैरह। तो वो मुझे यही लगा कि ये लाइटिंग परफेक्ट है, इसमें आप किसी भी किरदार को स्टेज पे छोड़ दें, उसकी लाइटिंग कभी ख़राब नहीं होगी, वो परफेक्ट लाइटिंग। कैलाश में मुख्तलिफ स्कूलों में जाना हुआ और वहाँ पे मैं हैरत ज़दा रह गया बच्चों को देख। यानी कैलाश का जो अपना स्कूल है जहाँ पे कैलाशी बच्चे पढ़ते हैं, मतलब आप हैरान हो जाते हैं। और इसके हवाले से आपने लिखा है कि ऐसे लगता है जैसे स्कूल का कोई फैंसी ड्रेस शो है जहाँ पे आप आएँ, और खुशनुमा जो रंग हैं मतलब वो हर तरफ बिखरे हुए हैं। तो
जो पहनावे हैं वो ओवरऑल ही आपको बिल्कुल एक हैरत ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन बिलखुसूस जब हम बच्चों की बात करते हैं तो जब आप किसी स्कूल में जाते हैं या आप वैसे वहाँ पे देखते हैं खेतों में बच्चे घूम रहे हैं और वो क्या खूबसूरत पहनावे हैं, तो सब बच्चे कैसे लगे? उसमें अब तो वो कमर्शियल हो गया है जी, लेकिन वो पार्ट है, पार्सल है उस पूरे। देखिए ना, वो अब अगर स्टेज है तो वहाँ पे जो काम करने वाले हैं उनके बच्चे होंगे और उनके बच्चे भी उसी ड्रेस में होंगे जो एक हदायतकार ने उनको हदायत कर रखी है कि आपने ये ड्रेस, तो उसमें परफेक्शन होती। और मेरी बेटी एनी वो स्कूल में पढ़ती थी, तो वो इतनी फैसिनेट हुई उनके साथ, तो एक उसी उम्र की कैलाशी लड़की थी, उसके साथ उसकी दोस्ती हो गई, बल्कि उसकी तस्वीरें भी हैं। तो उसने बाद में मुझे एनी ने बताया कि ये वही कुछ सोचती है जो मैं वहाँ पे स्कूल में सोचती हूँ या जब हम कनेक्ट कॉलेज गए थे वो सोचती हैं। तो फ़र्क सिर्फ ये है कि इनके पास वो इख्तियार नहीं है या उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन एम्बिशन इनकी भी वही है जो शहर की लड़की की होती। तार साहब, जब हम कैलाश गए तो हमें जो मकामी हमारे दोस्त थे तो वो मुख्तलिफ घरों में लेके गए। अच्छा, कुछ शुरू में बड़ी हैरत हुई कि जब हमें वो कहते थे कि अभी हम फ़लाँ जगह जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे एक दोस्त हैं जिनाह साहब, वहाँ पे जाना है। तो अच्छा, एक और दोस्त थे उनके नवाज शरीफ, उनकी तरफ भी गए और इस तरह के नाम। अच्छा, फिर जो उनके नाम है, उनके जो उनका तर्जुमा है वो बड़ा खूबसूरत है, जो उनके बहुत ही जो तारीख के हवाले से नाम आ रहे हैं उसमें वो कुछ भी हो सकता है, वो नरम घास हो सकता है जिस तरह आपने लिखा है, वो नदी का पानी हो सकता है। तो ये जो नामों वाली खूबसूरती है, इस पर तो बड़ी रिसर्च होनी चाहिए और बाकायदा इसको कोई डॉक्यूमेंट करना चाहिए कि ये कितनी खूबसूरत रवायत है। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अगर दम तोड़ जाएगी तो उसके बाद यकीनन ये हमारे पास नहीं होगा इल्म के कैलाश के जो लोग हैं वो किस तरह नाम रखते थे। ये नामों के हवाले से थोड़ा सा बताइए। अच्छा, वहाँ पे जो नाम रखे जाते हैं, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया जी कि मुज़ाहिर फितरत के हवाले से रखे जाते हैं, घास है, नदी है, बहता हुआ पानी है, मछली है, बर्फ़ें हैं, और उसके अलावा कोई भी जो फेमस बंदा हो, मतलब जिना नाम हम वहाँ पे पाया जाता है, मेरा ख्याल भुट्टो भी होगा। तो वो उनको कनेक्ट करता है कि जो लोग अपनी ज़मीन से जुड़े होते हैं वो हमेशा उस ज़मीन के हवाले से अपने नाम रखते हैं। अब ये चीज़ पठानों में भी है, वहाँ भी समंदर खां होगा, वहाँ गुल मकई होगी, वहाँ इसी तरह फसलों के हवाले से बच्चियों के नाम होंगे। अच्छा, और सिखों में देखें ना, वो कीकर सिंह होगा, कीकर के ऊपर होगा, या फलां सिंह होगा। तो जो लोग अपने कल्चर के साथ जुड़े होते हैं ना, वो हमेशा मज़ाहिर फितरत के साथ भी जुड़े होते हैं और उनके नामों के हवाले से। हमारे पुराने नाम जो थे वो इसी तरह के थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो हम मॉडर्न हो गए, उससे जुदा हो गए। तो आई फील कि भाई जिस तरह पुराने नाम थे, मेरी बेटी पैदा हुई है कि माशाल्लाह मेरी बेटी, मेरा दिल चाहता था इसका नाम भागबली रखो, भागों वाली है, लेकिन बड़ा कि नहीं मॉडर्न नाम रखना, ये क्या पुराना नाम रखे। अब देखें ना कि भागबली जो है वो एक उस ज़मीन के साथ उसका है जिसके भाग अच्छी है और वो भरी हो उससे। या मतलब कि मेरी वालदा या मेरी खाला मुझे देख के कहती थी कि माँ रज गई, यानी तुम्हें देख के माँ जो है वो बिल्कुल सैर हो गई है, मतलब उसको दुनिया की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ये वो लोग थे जो जुड़े हुए थे, हम अलहदा हो चुके हैं। हम तो बिल्कुल एक खला में तैर रहे हैं ना कल्चर के हवाले से। हम कभी तुर्की की तरफ देखते हैं, कभी सऊदी अरब की तरफ देखते हैं, कभी ईरान चले जाते हैं, क्योंकि हमारा अपना कोई खूंटा नहीं है। डॉक्टर साहब, ये जो भी आपने कहा था कि भुट्टो नाम भी होगा, तो ये भुट्टो नाम था, मतलब हम गए एक गेस्ट हाउस था वहाँ पे, यानी अंदर आबादी में था, तो जो हमारा दोस्त मकामी लेके गए, तो वो जो गेस्ट हाउस का जो मालिक था उसका नाम भुट्टो था। तो ये सारे नाम ही खैर वहाँ मिलते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो बाशाली घर है, इसके हवाले से मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि इसके हवाले से आपने वैसे तफसील से लिखा भी है, और डॉक्टर खालिद हसन जो है वो जो पंजाबी शायर हैं और माहिर नफ्सियात हैं, उनका भी आपने एक हवाला दिया है। मैं चाहता हूँ कि वो हवाला भी यहाँ पे आ जाए। और ये जो कुदरती तब्दीली के हवाले से ये जो बाशाली घर है जहाँ पे ख़वातीन जाती हैं, और ये बहुत कदीम है ये जो रवायत है,
इस रवायत के हवाले से आपने डॉक्टर खालिद हसन के हवाले से ये भी लिखा है कि वो इसलिए नहीं कि कोई नापाकी या उस हवाले से, बल्कि ये इसलिए अलहदा किया जाता था मुख्तलिफ ट्राइब्स या मुख्तलिफ पुराने कल्चर्स में कि कंफर्ट देने के लिए, आराम देने के लिए। तो ये बाशाली जो घर है इसके हवाले से थोड़ा सा आप बताइए। नहीं, एक्चुअली बेसिकली अख्तर एहसन मेरे दोस्त थे जी। मेरा ख्याल है कि वो हैं या नहीं है, अब कुछ पता नहीं है, बड़ा अरसा हुआ उनसे रब्ता नहीं हुआ। उन्होंने पूरी किताब लिखी थी क्योंकि नफ्सियात दान थे और टाइम मैगजीन में उनका तज़किरा आया था और उसमें इन्होंने हवाला दिया था और इसको इस सिलसिले को जो ख़वातीन का सिलसिला होता है उसको उन्होंने कहा था कि ये नापाकी नहीं है, ये उनकी खूबसूरती है क्योंकि ये आप नस्ल इंसानी के इर्तिका की वाज़ेह अलामत है कि ये खातून जो है अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकती है। तो उनके ख्याल के मुताबिक इसको उन्होंने पिंक फ्लावर या क्या नाम दिया था पोइटिक हवाले से, और उन्होंने कहा था कि ये जो अलग कर देते हैं तो ये इसलिए होता है कि भाई उनको, और हमारे यहाँ भी ये होता है कि भाई उस वक्त खातून जो है उसी तरह 100% जिस्मानी तौर पे वो फिट नहीं होती या जो भी मसाइल होते हैं उनके, तो उनको सिर्फ आराम देने की खातिर, यानी ये डिस्टर्ब ना हो इनका जो ये सर्कल है ताकि ये आइंदा नस्लों के लिए मुफीद साबित हो सके। नाज़रीन, ये थी गुफ्तगू चित्राल दास्तान पर तार साहब के साथ। और चित्राल दास्तान जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो आपके ज़हन में आते हैं। 80 की दहाई के आखिर में जो सफ़र किया गया तो उस वक्त का चित्राल और उस वक्त का जो गिज़र वैली है ये कैसी थी, और स्पेशली इनके अदब, इनका सकाफ़त और इसके हवाले से आपको एक ख़ास किस्म का एक पैटर्न भी मिलता है जो कि अभी आप आज के तनाजुर में देखते हैं तो आप देखते हैं कि वो तरक्की का जो सफ़र है उनके अदब में वो किस तरह जारी है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे पर्दा उठता है। बहुत ही खूबसूरत ये किताब है, ये ज़रूर पढ़िएगा चित्राल दास्तान पर। चित्राल दास्तान के हवाले से बहुत सारे और भी सवाल आते हैं जो हमने तार साहब से करने हैं। सिलसिला जारी है, अगले सोमवार को मुलाकात होगी। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं इस्लामाबाद में होने वाली नेशनल विमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान वापडा ने दोबारा चैंपियन होने का एजाज़ हासिल किया। और पाकिस्तान वापडा ने इस मैच में, फाइनल मैच में, आर्मी की टीम को 29 के मुकाबले में 49 पॉइंट से हराया। वापडा की टीम की खिलाड़ी सारिश नवाज़ उनके 14 और सिद्रा हाकिम के 15 पॉइंट्स उनका स्कोर रहा। इसके साथ इसकी बदौलत 29 के मुकाबले में 49 पॉइंट से कामयाबी हासिल हुई। मज़ीद इस हवाले से हमारे साथ ये दोनों प्लेयर्स मौजूद हैं। हमारे साथ सना हैं और सिद्रा हैं जो कि इस टीम का हिस्सा थी जो कि खेल रही थी, और इनमें से एक प्लेयर वो भी हैं जो पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए भी सिलेक्ट हुई हैं। सो इनसे बात करते हैं इस टूर्नामेंट के हवाले से भी और इनकी गेम के हवाले से। वेलकम सना एंड सिद्रा, थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले तो मुबारकबाद चैंपियनशिप जीतने के ऊपर। सबसे पहले सिद्रा आपसे आते हैं, अपनी इस चैंपियनशिप के हवाले से बताएं किस तरह की गेम थी, कितना इंटरेस्टिंग रहा, आपने आर्मी को शिकस्त दी। गेम तो अच्छी थी, इंटरेस्टिंग भी काफ़ी रहा। इसमें टोटल 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। 2 पूल थे जिसमें पूल ए में वापडा, कराची, रावलपिंडी और इस्लामाबाद शामिल थे, जबकि दूसरे पूल में आर्मी था और लाहौर था और 2 टीमें इसके अलावा और थीं। तो हमने अपने पहले तो पूल मैचेस खेले, फिर उसके बाद सेमीज, फिर फाइनल। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस रहा और चैंपियनशिप माशाल्लाह से बहुत अच्छी हुई। अच्छा, बास्केटबॉल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है सना, अगर मैं आपसे पूछूं? बास्केटबॉल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका पैशन होना बहुत ज़रूरी है। वापडा पिछले 17 ईयर्स से जो है वो चैंपियन है और इस साल भी हमने अपने टाइटल का जो है वो दफा किया। अच्छा, पैशन इज द मेन थिंग दैट लीड्स यू। डिपार्टमेंटल सपोर्ट कितनी है इसमें? क्योंकि यूजुअली डिपार्टमेंट्स पहले तो स्पोर्ट्स पे बड़े पैसे लगाते थे, स्पेंडिंग करते थे, प्लेयर्स के ऊपर बड़ा उनका फोकस होता था और बहुत सारे लोग इस कोटे में आते थे। आई एम नॉट श्योर कि अभी क्या है, अभी क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी हमारी मैनेजमेंट ने हमें पूरा 110% जो है वो सपोर्ट किया है। हमारी जो मैनेजमेंट है उसने हमें हर फैसिलिटी प्रोवाइड की है और हमें वापडा एक प्लेटफॉर्म देता है प्लेयर्स को कि अगर आप गोल्ड लेके आते हो तो उससे आपको एक स्केल प्रमोशन दी जाती है। बिल्कुल, जैसे आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उस पर आपको प्रमोशन मिल रही है, वापडा में भी आपको वैसे ही जो है एज अ प्लेयर प्रमोट किया जाता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि डिपार्टमेंट की सपोर्ट होना। ऑब्वियसली विमेन
टीम्स को लेकर या विमेन स्पोर्ट्स को लेकर, व्हाट डू यू थिंक कि मज़ीद कहाँ पे बेहतरी हो सकती है? ये चैम्पियनशिप का तो इनेकाद हुआ, बट स्टिल बहुत सारे ऐसी आप लोगों को तो डिपार्टमेंट की फैसिलिटी है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो डिपार्टमेंट्स के साथ नहीं खेलते हैं, उनके लिए क्या हो सकता है? उनके लिए उनको मैचेस मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने ज़्यादा मैचेस होंगे उतनी ज़्यादा आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हमारी मैनेजमेंट का हमारी इस जो भी हम वापडा जीतते हैं, वापडा इस टाइम 35 गेम्स में गोल्ड लेके आया है, तो उसके पीछे हमारी मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा रोल प्ले है। इसी तरह अगर बाकी डिपार्टमेंट्स भी अपने प्लेयर्स को इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दें, इस तरह की फैसिलिटीज़ दें, तो हर टैलेंट तो मौजूद है। बिल्कुल टैलेंट तो मौजूद है। अच्छा सिद्रा, आप ये बताइए, सिद्रा जी वैसे आपको बताएं नेशनल टीम में भी सिलेक्ट हुई हैं, सैफ गेम्स में भी पार्टिसिपेट करने जा रही हैं, ये भी इनकी बड़ी अच्छी बात है। सिद्रा, यूजुअली तो हमें बड़ी दराज कद ख़वातीन नज़र आती हैं, हम अगर लैटिन अमेरिका और इन जगहों पे जो बास्केटबॉल खेलते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपका जो हाइट फैक्टर है वो ठीक है, और पाकिस्तान में भी ऐसी वी गॉट द हाइटेड वुमेन टू प्ले इन आवर नेशनल टीम जो इंटरनेशनली भी खेल सके? लेकिन जाहिर सी बात है बास्केटबॉल में हाइट का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बास्केट ऊपर लगी होती है तो उसमें आपने बॉल डालेंगे तो स्कोर होगा, लेकिन यूजुअली पाकिस्तान में इतनी हाइट्स नहीं है। इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा हाइट है, 7 फीट भी लड़कियों की हाइट होती है, लेकिन अभी मतलब पाकिस्तान में इतना मसला है। लेकिन इसमें एक मेरा क्वेश्चन, चैलेंजिंग होते हैं समटाइम्स, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप गेम में स्पोर्ट में खेल रहे हो तो उसमें ये हाइट का फैक्टर चैलेंजिंग होता है बहुत। बास्केटबॉल में हाइट का फैक्टर होता है, क्योंकि अगर मेरी हाइट कम है, मेरे सामने अगर हाइटेड लड़की मुझे डिफेंस करने आ गई है तो मैं तो स्कोर ही नहीं कर सकूंगी। ऐसा कभी हुआ? यूजुअली होता है। अच्छा होता है। वापडा में जो है वो हमारे पास 3 हाइट वाली लड़कियां मौजूद हैं, 3 से 4 हाइट सबसे ज्यादा जो हाइट है वो वापडा अच्छे हाइट के लोग हैं खवातीन खास तौर पे, वो जरूर वापडा आमी इसमें ट्राई करें, बिकॉज दे नीड गुड बास्केटबॉल प्लेयर्स। अच्छा थोड़ा सा मुझे स्ट्रक्चर के बारे में बताओ सिद्रा, जो मेरा एक्चुअल सवाल था वो ये था कि आप चूंकि नेशनल टीम में भी जा रहे हो, हमारा स्ट्रक्चर क्या है बास्केटबॉल का? नेशनल टीम की मैं बात कर रहा हूँ, और ट्रेनिंग्स वगैरह के क्या म्यार हैं? ट्रेनिंग हमारी इंटरनेशनल लेवल की है या नहीं? आपको लगता है कि ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए? ट्रेनिंग तो अच्छी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं लैग कर रहे होते हैं हम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लेवल तक तो अच्छी ट्रेनिंग है। कोचेस लोकल हैं आपके? कोचेस नहीं, प्रोफेशनल कोचेस हैं। नहीं, लोकल से मुराद पाकिस्तानी है या बाहर के भी कोचेस हैं? पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन जब पाकिस्तान कैंप्स होते हैं तो फिर इंटरनेशनली कोचेस आते हैं ट्रेनिंग के लिए। ठीक है। जी। तो आप नॉर्मली इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग्स, तो आपके कैंप्स कहाँ पे लगते हैं और कितना टाइम होता है? ईयरली होता है या मंथ के बाद लगते हैं? यूजुअली नहीं, 1 मंथ नहीं, तकरीबन बाज़ दफ़ा 6 माह का भी कैंप होता है। जैसे अभी सैफ गेम्स आ रही हैं तो उसका तकरीबन साल 6 माह का कैंप होगा, उसके बाद टूर्नामेंट्स आते हैं। वापडा में ये है कि आपको हर 3 मंथ्स के बाद आपको कैंप लेना पड़ता है, चैंपियनशिप आ रही है कि नहीं आ रही है, आपकी अपनी फिटनेस के लिए आपको कैंप लेना। अच्छा चलें, अब एक और बात हमें सना आप बताइए, बिकॉज एक खातून के लिए उसका घर भी है, जी फिर आप एक वर्किंग वुमेन है, चूँकि आप जॉब कर रही हैं, दो कि यू आर वर्किंग एज अ स्पोर्ट्स वुमेन, लेकिन आप इसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने चैलेंजेस हैं, आपकी फिटनेस, आपका हेल्थ, आपकी रूटीन, देन आपकी फैमिली, कैसे मैनेज होता है? ये ईजी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। अगर आपको घर से सपोर्ट मिल रही है, अगर आपको कोचेस से सपोर्ट मिल रही है, और अगर आप में पैशन है तो आप इस चीज़ को आगे लेके जा सकते हो। इतना चैलेंजिंग नहीं होता? नहीं, इतना चैलेंजिंग नहीं होता। आपके लिए भी ऐसा ही है? जी सेम है, और वैसे भी अब तो स्कूल लेवल से मैं खेल रही हूँ, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी भी पढ़ लिया, डिपार्टमेंट में आ गए हैं, तो वो बचपन वाली रूटीन अभी तक चल रही है, तो ज़्यादा चैलेंज फेस नहीं करना पड़ते, और अल्हम्दुलिल्लाह घर की तरफ से काफ़ी सपोर्ट है। तो कभी जब सोचा था बास्केटबॉल खेलने का तो घर वालों ने प्रॉपर्ली सपोर्ट किया? किसी ने कहा कि लड़की हो कोई और स्पोर्ट ले लो या ये क्या? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इतना कोई इशू नहीं था। मेरे घर वालों ने, फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया इस बारे में, इस मामले में मुझे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी फैमिली की वजह से। के अंदर है? नहीं, मेरे अब्बू खेलते थे जब वो यंग थे, वो कबड्डी के प्लेयर थे। अच्छा, आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा ताल्लुक लाहौर से ही है। खास लाहौर से? जी, खास तो बचपन में आप ड्रीम करती थी कि आप इसको रिंग बोलते हैं या क्या फील्ड बोलते हैं जिसमें आप खेलते हैं, कि मैदान में कोर्ट बोलते हैं, कोर्ट, आप कोर्ट के अंदर उतरेंगी और पाकिस्तान के लिए खेलेंगी, कभी ड्रीम करती थी आप, या हंगामी तौर पे, हादसाती तौर पे आप इस तरफ आ गई? नहीं, मैंने ऐसा कुछ सोचा तो नहीं था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता फील्ड ही ऐसी चूज हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ। खुश हैं आप? अच्छा, अब कोई ऐसा प्लेयर जिसके साथ खेलने का आपको बड़ा शौक हो, इंटरनेशनल या नेशनल, आपको लगता हो कि मेरा जो बास्केटबॉल में जो मैं सेल कर रही हूँ आइडियल है, मैं इसके साथ कभी एक कोर्ट में? आइडियल तो नहीं है, लेकिन मुझे उसको खेलते हुए देखना अच्छा लगेगा, लाइव मैच। स्टीफन करी NBA का प्लेयर है,
स्टेट वॉरियर से वो खेलता है, तो मुझे वो अच्छा लगता है। बस ब्रिलियंट। चलें सना, अब हमें ये आप एंड पे ये बताइए कि वो लोग, जैसे हम ऑफ एयर भी आपसे बात कर रहे थे, बहुत सी बच्चियां हैं जिनके अंदर बड़ा पोटेंशियल है, एक तो उनको फैमिली रुकावटें आ जाती हैं, नहीं करने देती, या फिर सोशल बैरियर्स आ जाते हैं, वो लोग नहीं आ पाते। आप माशाल्लाह नेशनल टेलीविजन पे बैठे हो, नेशनल लेवल पे खेले हो, ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान जैसे माशरे के अंदर, और आप लोग एक चिराग लेके चल रहे हो जिससे बहुत से लोग और भी रोशनी लेंगे। उनको आप क्या कहेंगे, यंग प्लेयर्स या यंग गर्ल्स जो कि ये कर सकती हैं, उनको करना चाहिए? बिल्कुल, मैं यंग प्लेयर्स को यही कहूँगी और उनकी फैमिली को भी यही कहूँगी कि आप लोग अपना टैलेंट जो है वो आगे लेके आएँ। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको हर वो अपॉर्चुनिटी मिलती है लाइफ में जो आप डिजर्व करते हो, और आपको अपना हार्ड वर्क करके आगे आना चाहिए, और फैमिलीज को भी जो है वो सपोर्ट करना चाहिए अपनी बच्चियों और को। एक खातून के लिए भी स्पोर्ट एक करियर हो सकता है प्रोफेशनली, बिल्कुल, जिससे वो अर्न भी करे और लाइफ भी रन करे एंड देन अपना पैशन भी पूरा करे। बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोगों को एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाली जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी हम गोल्ड लेके आए तो हमारी प्रमोशन होगी आगे। अच्छा, ग्रेट जी, तो इस वजह से आपको हर फैसिलिटी यहाँ पे दी जाती है, तो क्यों नहीं स्पोर्ट्स में भी लड़कियों को आगे आना चाहिए। सिद्रा, आप इन पे क्या मैसेज देंगे हमारे देखने को, जो बहुत सारी लड़कियां आपको देख रही हैं, बास्केटबॉल खेलना चाहती हैं, उनको कितना इनकरेज करेंगे आप अपने से? मैं इन पे यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों को भी आगे आना चाहिए। ये एक सिर्फ एक फील्ड नहीं है, ये एक फ्यूचर है। आप बहुत कुछ इसमें कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप खेलो और बस दैट्स इट। नहीं, इसमें आपकी प्रॉपर आपका फ्यूचर इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपने इस फील्ड को चूज़ कर लिया, इसमें जॉब्स हैं, इसमें इंटरनेशनल कैरियर है, इसमें फेम है, ईच एंड एवरीथिंग है, तो लड़कियों को इसमें आना चाहिए। और स्पेशली इसमें उन फैमिलीज से ये कहना चाहूँगी जो अपनी बच्चियों को इस तरह की फील्ड्स में आने से रोकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक प्रॉपर फील्ड है, इसके अलावा भी और फील्ड्स भी हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और लड़कियों को सपोर्ट करें, फैमिलीज उनका साथ दें ताकि वो भी आगे आए और अपना नाम रोशन करें, पाकिस्तान का नाम रोशन और फिर हम सोच रहे थे कि सिद्रा बोलेंगी नहीं, और सिद्रा ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं। थैंक यू वेरी मच सिद्रा, बहुत शुक्रिया सना। वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप आगे जाके इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाली हैं। सिद्रा और सना हमारे साथ मौजूद थी, बास्केटबॉल खेल रही। उनका यही कहना है कि आप अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें, उनका साथ दें। ये एक बहुत पोटेंशियल वाली फील्ड है, अगर ये आगे जाएंगी तो इसमें इनको हर तरह की अपॉर्चुनिटी है, मौजूद है, इसको बस अवेल करने की ज़रूरत है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आपको मालूम है मुख्तलिफ टैलेंटेड पाकिस्तानियों से आपकी मुलाकात हम कराते रहते हैं, और आज इस वक्त जो हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं, उन्होंने कव्वाली मौसीकी में एमफिल करने वाली वो खातून है। एमफिल किया उन्होंने म्यूज़िकोलॉजी के अंदर, मैथ्स कॉम में म्यूज़िक को उन्होंने ऑप्ट किया और कव्वाली पे ख़ास तौर पे उन्होंने रिसर्च की। इसमें वो PhD भी कर रही हैं। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को उनकी 25वीं बरसी के मौके पर और 74वीं सालगिरह के मौके पर 13 अक्टूबर को खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। इस हवाले से अगर हम बात करें, इसमें एमन अयूब साहिबा आर्ट्स नोमेड्स फ्रांस की जानिब से पैनलिस्ट हैं जो कि कंडक्ट करवाएंगे इस इवेंट को, और इसमें ओबियसली ट्रिब्यूट पेश किया जाएगा द ग्रेट नुसरत फ़तेह अली खान साहब। और ये इनके हवाले से मज़ीद आपको बताएं तो ये मारूफ कवाल शायर और मुसन्निफ़ अयूब आफ़ी साहिबा की साहबजादी हैं, और इसके अलावा बख्शी जावेद सलामत की पोती हैं ये। तो बेसिकली कवाली जो है वो इनके ब्लड में भी है, और उसको साथ लेके चल रही हैं। इसी हवाले से आज इनसे हम बात करेंगे। एमन हमारे साथ मौजूद है। एमन, वेलकम, कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन थैंक यू सो मच फॉर joining us. एमन, सबसे पहले तो वाई कवाली? ऑब्वियसली इट रन्स इन योर ब्लड, बट स्टिल अब नई जनरेशन के अंदर कवाली को लेकर इस तरह से ऑप्ट करना, उसको थ्योरेटिकली और जिस तरह से आप एक अपने एजुकेशन में उसको ऐड किया, व्हाई? इट्स बिकॉज यस, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लगता है कवाली जो है हमेशा, यू राइट, इट वाज इन माय ब्लड, लेकिन यूथ को इसलिए क्योंकि इट इज़ द ओनली म्यूज़िक जॉनरा जो हमेशा ग्रो करता है, राइट, सिंस द बिगिनिंग, नॉट गेट बट ऑलवेज ग्रोइंग। ऐसे ऑल अदर म्यूज़िक जॉनरास नहीं है, दे आर ऑन अ प्लेटफॉर्म और दे आर ऑन द स्टेज, लेकिन कवाली जो है वो ग्रो कर रही है बहुत ज़्यादा। और यूथ इसलिए क्योंकि देर आर सर्टेन, आई हैव डन इट मेथडोलॉजिकली एंड यू नो स्टैटिस्टिकली, स्पेसिफिकली ऑन यूथ, तो वो उसको इफ़ेक्ट करती है ट्रांसफॉर्मेशन में, उनकी द ट्रांसफॉर्मिंग देयर the soul, transforming their physical body, transforming their mind, and then in a spiritual way. तो जो मैसेज कवाली कंटेन करती है, कन्वे करती है, वो एक मेजर फैक्टर है जो ये बहुत इफेक्टिव है।
और यूथ पे इसलिए कि वो दे आर वेरी मच इनटू कवाली बिकॉज ऑफ दिस रीजन। और ये कैफेज और शादियां ब्याह कुछ भी कवाली के बगैर अब तो इनकम्प्लीट है। Exactly, अब तो स्पेसिफिकली डेडिकेट किए जाते हैं इवेंट्स कवाली को। exactly, So since it's a form of art, आपने कहा ये ग्रो करता है, जी। थोड़ा सा इसका ये जो ग्रोइंग फैक्टर है इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें हमारे लिए, बिकॉज हर आर्ट के अंदर मुख्तलिफ वेरिएशंस होती हैं जो आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट वेरी करती हैं, कल्चर टू कल्चर एंड प्लेस टू प्लेस। कवाली में ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है म्यूज़िक को लेकर और जो ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है हमारे ईस्टर्न म्यूज़िक, ऐसा क्या है इसके अंदर? डाइवर्सिफाई इसलिए क्योंकि ये इसकी ओरिजिन ही इस्लामिक आइडियोलॉजी पर है, राइट? तो अगर हम हमारे कल्चर जैसे आप बात करें, हमारा द प्लेस वी लिव इन, यस, तो इस्लाम इसकी बेसिक आइडियोलॉजी है, राइट? इट वाज ओरिजिनेटेड बाय अ स्कॉलर, अ म्यूजिक सेंट, अ सूफी सेंट अमीर खुसरो साहब, राइट? तो क्योंकि ये प्योर आइडियोलॉजी कंटेन करता है, ये रिलीजियस एस्पेक्ट्स कंटेन करता है अपने कंटेंट में, अपने मैसेज में, तो वो इजीली हम ग्रैब कर सक रहे होते हैं, हमें इजीली समझ आ रहा है, एंड इट इज दैट मैसेज इज फॉर एवरीवन। इस्लाम का हर पिलर ही इसी तरह है दैट यू नो इट combines everyone into a one nation, into a one। एक सवाल कवाली के हवाले से हमेशा मेरे जहन में रहता है, जैसे भारत है और पाकिस्तान है, ये दोनों एक ही थे 1947 से पहले, और इन दोनों में जो हमारी काफ़ी हद तक जो कल्चरल चीज़ें हैं वो भी काफ़ी सेम है, म्यूज़िक को लेकर तो तकरीबन सेम ही है, मुख्तलिफ कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जितने भी बड़े नाम कवाली में पैदा हुए, भारत में कोई बड़ा नाम पैदा नहीं हुआ, हालांकि मौसीकी उनके मज़हब का भी हिस्सा है, हिंदू मत के। इसमें आपकी रिसर्च क्या कहती है? पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े नाम हैं, यू नो, आप नाम बहुत सारे नाम हैं, नुसरत फतेह अली खान साहब तो के सितारा हैं, बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, मेहर अली, शेर अली हैं, तो सो मेनी, कुछ बताइए ऐसा क्यों है? बिकॉज उन्होंने हमेशा जो इनिशियल थे, जब इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं बने हुए थे, तो जो हमारे सूफी सेंट्स के जो श्राइन्स है ना, इसको प्लेटफॉर्म बनाया जाता था, राइट? तो वो श्राइन्स और वो आइडियोलॉजी इंडिया या हर जगह नहीं है, तो बेसिकली उसको डिज़ाइन जैसे किया गया था, द पीपल 12 प्रिंसिपल वोकलिस्ट ब्ला ब्ला ब्ला, एंड देन द प्लेस विच वाज ऑप्ट कवाली करने के लिए, वो सूफी श्राइन्स थी। तो वो हमें, और द वन थिंग आई वांट टू टेल यू इज दैट इंडिया ही नहीं, राइट, देयर इज नो रिलीजन जिसकी कोई भी इबादत म्यूजिक के बगैर है। सी सो यस, कवाली इंडिया में बहुत वो औरतें करती हैं, भजन वो सब होता है, तो दिस इज द रीजन। लेकिन बड़े नाम हमें ही मिले। अच्छा, ये बताएं, ऑब्वियसली आपने इसको जिस तरह से हम अभी सारी डिस्कशन कर रिसर्च बेस्ड है, बट स्टिल आप पढ़ाई के अंदर इसको मज़ीद इस सब्जेक्ट को बहुत वास्ट तरीके से पढ़ना आप कितना ट्रांसफॉर्मिंग रहा आपकी अपनी पर्सनालिटी के लिए? ऑब्वियसली जिससे आपने पहले जवाब में कहा कि ये सूफीज़म आपके सोल को बहुत रिवाइव सा करता है, बट स्टिल आपकी पर्सनालिटी पे क्या इम्पैक्ट? ट्रांसफॉर्मिंग ऐसे कि वो इट्स अ ह्यूज प्लेटफॉर्म आई एम सिटिंग इन, सो मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि आई फेस सो मेनी हर्डल्स, बहुत ज़्यादा। इसके लिए मुझे बहुत फाइट करना पड़ा क्योंकि मुझे प्रॉपर्ली सुपरवाइज नहीं किया जा रहा था। अच्छा, एक म्यूजिक से रिलेटेड फैमिली होने के बावजूद? यस, कि क्या वर्ड कवाली, हाउ कैन यू से इट्स अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? वो उसी में से मुझे बाहर निकाल रहे थे। तो आई रिक्वेस्ट द टीचर्स, द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के ऐसे कुछ जो अलग लेकर आ रहे हों, और आर्ट फॉर्म्स को प्लीज़ प्रमोट किया जाए बहुत ज़्यादा। और ट्रांसफॉर्मेशन की बात रही तो येस, इट ट्रांसफॉर्म्ड मी टू। मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉन्ट टू गेट इन डेप्थ मोर एंड मोर एंड मोर। जैसे अब से इट्स जस्ट इनिशिएटिव, बिगिनिंग, तो मुझे शायद PhD कंप्लीट करनी है। जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, जब हम कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ बड़े नाम होते हैं, उनकी मुख्तलिफ थेरीज होती हैं, उनको हम फॉलो करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कवाली आप पढ़ रही हैं, तो हु यू थिंक इज द बिगेस्ट नेम इन कवाली, एंड उनसे हम क्या सीख सकते हैं? लाइक व्हाट इज हिज टीचिंग्स एंड बिगेस्ट नेम? यस, नुसरत फतेह अली खान। मतलब मुझे लगता है कि आर्टिस्ट कम दे डाई, यू नो, बहुत कम आपको रह जाता है। सी फॉर इट्स टू बी ऑनेस्ट, माइकल जैक्सन, राइट, अ बिग नेम, लेकिन जितना नुसरत फतेह अली खान साहब के लिए अभी भी यू पीपल आए हैं, ये फिक्शन उनका वो लिटरेचर रिव्यू, एवरी टाइम यू डिस्कवर समथिंग न्यू अबाउट नुसरत फतेह अली खान साहब, 20 साल के उनके जाने के बावजूद पीपल कम अप विद डिफरेंट थिंग्स ऑन, यू नो, उनका ये फैक्टर, उनका ये फैक्टर, और एंड देन माय
जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, माय फ्रेटर्नल साइड एंड मैटरनल साइड बोथ, वन बख्शी सलामत वर 2 brothers, राइट, वन वाज माय दादा एंड वन वाज माय नाना। तो मुझे वो उनका बहुत नाम हुआ है, बहुत ज़्यादा। अब उनके जो बेटे हैं वो नदीम सलामत साहब म्यूज़िक में बहुत अच्छा नाम रखते हैं। एक तो सबसे अच्छी बात है कि आपने एक मुख्तलिफ चीज़ को चुना, आपने एक उसको डेयर किया, और आप जैसे स्टूडेंट्स की बड़ी ज़रूरत है ताकि ये जिंदा रहे और आगे भी पहुँचे। एंड बिलीव कि आप आगे भी पढ़ाओगे, लोगों को लेकर चलोगे आगे साथ इस पे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। दिस इज एमन विद, आपने इनकी बातें सुनी। एमन अयूब म्यूजिकोलॉजी पढ़ रही हैं और उसमें कवाली इनके मेजर्स में है। कवाली एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इस पे इन्होंने काम किया है। बातें इनकी आपने सुनी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद आगे जी, और अब आपको हम सुबह सुबह खिलाएंगे हाजी निहारी, और वो भी देसी फूड में फरियाल राना खिला रही है। नाजरीन, बर्रे सगीर में बेशुमार खाने माहिराना तरीके से बनाए जाते हैं, उनमें से एक खाना निहारी भी है। और अगर लाहौर की बात की जाए तो हाजी निहारी को सभी जानते हैं। इनकी ख़ास बात तो ये है कि 1930 में दिल्ली और 1947 में लाहौर में हाजी निहारी बनाई जाने लगी। नाजरीन, आज मैं आई हूँ जेल रोड हाजी साहब निहारी वालों पे। आए चलकर देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है, उन लोगों को इनकी निहारी की ख़ास बात क्या लगती है। आप कहाँ से हैं? इकबाल टाउन से। अच्छा, तो आपने क्या खाया यहाँ से आज? हमने निहारी खाई। अच्छा, कैसा टेस्ट लगा आपको? बहुत अच्छा, हम काफ़ी अरसे से खा रहे हैं। कितने अरसे से आप खा रहे हैं यहाँ से? बचपन से। बचपन से खा रहे हैं, तो क्या खास बात लगती है इनकी निहारी की, जो आप खुद तो आते थे बचपन में पर अपने बच्चों को और फैमिली को साथ लेके आए हैं? बहुत अच्छी है, इनका टेस्ट दूसरों से ज़्यादा अच्छा है और पुरानी है, सबसे बड़ी बात ये है। कौन सी निहारी खाना पसंद करते हैं? बीफ की, बेसिक बीफ निहारी बीफ की होती है। आप कौन सी निहारी खाने आए हैं यहाँ से? मैं वैसे चिकन निहारी ज़्यादातर लेके जाता हूँ, घर ही लेके जाता हूँ सही, और घर में बड़ी खाई जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पसंद की जाती है। आप कहाँ से हैं? धर्मपुरा से। अच्छा, अभी आप कौन सी निहारी खा रहे हैं? ये स्पेशल जो निहारी इनकी बहुत खा रहे हैं, मगध है और साथ लबोंग की है। कितना अरसा हो गया आपको यहाँ से खाते हुए? मैक्सिमम 5-7 साल तो हो गए। खास बात क्या लगती है इनकी निहारी की? इनका टेस्ट अच्छा है, इनके मसाला जात अच्छे हैं, और इसके अलावा ये देसी घी में इस्तेमाल करते हैं, और गोश्त की क्वालिटी अच्छी है इनकी, और साफ़ सुथराई है यहाँ पर। अभी आप कौन सी निहारी खा रहे हैं? हम बोंग निहारी खा रहे हैं और मगज़ निहारी खा रहे हैं। अच्छा, टेस्ट कैसा लगा आपको? यहाँ का टेस्ट बहुत ही उम्दा है, इनके जो मसाला जाते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, एक नंबर मसाला जात इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर मोहम्मद फ़ाहद साहब। अब मुझे बताएं, ये काम सबसे पहले किसने शुरू किया था और कितना अरसा हो गया इस काम को? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस काम को 75 ईयर्स हो गए यहाँ पाकिस्तान में। ये मेरे परदादा ने शुरू किया था दिल्ली में 1930 में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम चौथी जनरेशन है जो इसको लेके चल रहे हैं। आप यहाँ पर कितनी किस्म की निहारी बनाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपनी निहारी के ऑलराउंडर हैं। हम बीफ निहारी, मटन निहारी, देसी मुर्ग निहारी, चिकन निहारी, ये सब निहारियाँ हम तैयार करते हैं। किस निहारी की डिमांड सबसे ज़्यादा है? जी हमारी जो रनिंग आइटम है वैसे तो वो बीफ निहारी में ही आती है, तो जो डिमांड वैसे अगर आप पूछ रहे हैं तो उसमें मगज़ निहारी की ज़्यादा डिमांड है हमारे कस्टमरों के हवाले से। निहारी के साथ लोग क्या खाना पसंद करते हैं? जी इसके साथ स्पेशल खमीरी रोटी होती है, वो दी जाती है, लोग पसंद करते हैं। बाकी इसके लवाजमात होते हैं इसके साथ जो इसके ऊपर गार्निश करके दी जाती है, मसलन हरी मिर्च हो गई, अदरक हो गई, प्याज का फ्राई लगाया जाता है देसी घी का। आपकी निहारी की ख़ास बात क्या है जो लोग इतने शौक़ से खाते हैं? जी हमारी निहारी की ख़ास बात यही है कि हम इसके मसाला जात खुद पिसवाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हम घी में नहीं, हम इसको गोश्त के रोगन से तैयार करते हैं, और इसके बाद इसको हम देसी घी के तरीके से आगे सर्व करते हैं। हम अपनी निहारी की क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, गोश्त हो जाए, इसके मसाला जात हो जाए, हम A+ क्वालिटी का हर चीज़ लेते हैं। अच्छा ये बताइएगा, निहारी को तैयार करने में कितना टाइम लग जाता है? जी इसको काफ़ी टाइम लगता है, तकरीबन इसको 5-6 घंटे का दम चाहिए होता है। हमारा जो कारीगर है, शेफ़ जो है, वो इसको रात 2 बजे तैयार करना शुरू करता है, फिर जाके हम इसका सुबह 10 बजे जाके 10-11 बजे जाके दम खोलते हैं। चिकन निहारी, मटन निहारी और बीफ निहारी, इन तीनों की रेसिपी सेम है या अलग अलग है?
नहीं, इनकी रेसिपी भी सेम है, मसाला जात भी सेम है, क्योंकि इसका बनाने का जो तरीक़ाकार है वही अभी तक हम एक जैसे ही रखा हुआ है। इतने अरसे से आप माशाल्लाह ये काम करें, मशहूर शख्सियत आपके पास निहारी खाने तो ज़रूर आती होंगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी शख्सियत आती हैं, क्रिकेटर्स हैं, सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं। हमजा शहबाज ये बहुत लाइक करते हैं हमारी निहारी को। फिर उसके बाद क्रिकेटर्स में मोहम्मद यूसुफ हैं, लास्ट टाइम वो आके खा के गए हुए हैं। अच्छा ये बताइए, इसके अलावा और कोई ब्रांच है आपकी? जी हमारी लोहारी में मेन ब्रांच है, जहाँ पे हम सुबह का नाश्ता सर्व करते हैं उसका, और यहाँ पे हम जो है रात का डाइनिंग रखते हैं, डिनर यहाँ पर है, और जो नाश्ता है वो सुबह का वो लोहारी में होता है। आपके रेस्टोरेंट की टाइमिंग्स क्या हैं? जी जेल रोड की जो हमारी टाइमिंग है वो दोपहर 11 से रात 12 बजे तक है, और जो लोहारी है वो हम सुबह फजर के बाद बिस्मिल्लाह कर देते हैं और दोपहर 3 बजे तक होती है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाजरीन मेरे लिए बीफ निहारी और चिकन निहारी आ चुकी है, इसको ट्राई करते हैं। नाजरीन देसी घी के तड़के से तैयार की हुई निहारी निहायत ही लजीज है, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ, अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आप निहारी खा रहे थे, हाजी साहब की निहारी, हाँ, हाजी साहब की निहारी सुबह। बड़ी बड़ी वैरायटी है लाहौर में। खैर इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म करें, हम रोनाल्डो फैंस के लिए वी हैव अ गुड न्यूज़। क्लब फुटबॉल के अंदर 700 गोल्स करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। पुर्तगाल से इनका ताल्लुक है, फुटबॉल की दुनिया पे राज करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले स्पोर्ट्स स्टार फुटबॉलर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनके बारे में अब बात करें। उन्होंने क्लब फुटबॉल के अंदर 700 गोल्स का माइलस्टोन मुकम्मल किया, अचीव किया है। बिल्कुल, और वो ये कारनामा अंजाम देने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर हैं। और रोनाल्डो के हवाले से आपको बताएं तो उन्होंने मैनचेस्टर और एवर्टन के दरमियान प्रीमियर लीग के मैच में ये मार्का सरअंजाम दिया है, 700 गोल करने वाला। साथ साथ क्रिस्टियानो ने अपने करियर में 5 क्लब्स की जानिब से प्रोफेशनल फुटबॉल खेली, जिसमें रियल मैड्रिड की जानिब से यूवेंटस के लिए 101 और 450 स्पोर्टिंग लिस्बन के लिए 5 गोल किए। ओवरऑल इनके जो गोल्स की तादाद है ये, और ये 700 गोल करने वाले क्लब में एंटर हो चुके हैं। दी रिचेस्ट फुटबॉलर, लाइफ स्टाइल इनका बहुत मशहूर है। इसके अलावा अपनी मुख्तलिफ हरकत सकनात की वजह से भी जाने जाते हैं, लेकिन ग्राउंड के अंदर जब ये खेलते हैं तो पूरी दुनिया इनको देखती है। और अब इन्होंने एक और माइलस्टोन अचीव किया। मुझे लगता है जो दीवारें खड़ी करके जा रहे हैं रोनाल्डो, पता इसको अचीव कर पाएगा या नहीं, लेकिन इट्स ग्रेट फॉर दी रोनाल्डो फैंस एंड फॉर दी फुटबॉल लवर्स आउट देयर। इसके अलावा पाकिस्तानी टीम का भी एक मिसिंग खिराज तहसीन था, जो हमारे शो नहीं था ऑब्वियसली, वीकेंड पे तो हम नहीं दे सके। दैट वाज अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। पाकिस्तान मेन ने भी बहुत अच्छा न्यूजीलैंड के खिलाफ परफॉर्म किया, लेकिन पाकिस्तान विमेन ने डिफीट किया इंडियन क्रिकेट टीम को, जो कि बहुत बड़ा माइलस्टोन था। सीइंग आवर टीम्स कैपेसिटी, हम थोड़े से डाउटफुल थे अपनी खवातीन के ऊपर कि पता नहीं कैसा परफॉर्म करेंगी, बट आपको पता है कि एशिया कप खेला जा रहा है जिसमें पाकिस्तान के साथ भारत भी शामिल है, और हमने इसके मैच के अंदर भारत को हराया और बहुत कमाल फतह हासिल की पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने। सो ये खवातीन टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, विश देम वेरी बेस्ट ऑफ लक। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपसे हमारी मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।